हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आर अहमद आज फिर आपके साथ हूं। हम लोग चर्चा करेंगे आज संविधान के वे में ही आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने जैसे देखा था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो उसी के वे में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज जो है हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे, जो राज्यों में न्यायिक कार्य प्रदान करने के लिए जो हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है, अर्थात उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि एक राज्य के एक क्या एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के बारे में जो है न्यायिक कार्य को प्रदान कर सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल प्रदान कर सकता है। जैसे मुंबई का उच्च न्यायालय गोवा और महाराष्ट्र दोनों का उच्च न्यायालय है, और या साथ ही साथ दमन और दीव का भी जो है उच्च न्यायालय है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे तो जो है इसके बाद देखेंगे तो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, वह जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल के साथ साथ जो है अदर राज्यों का जो है उच्च न्यायालय है। तो इसी वे में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश का ही उच्च न्यायालय ले लें तो इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में बनाई गई है, अर्थात यह जो है एक ही प्रदेश में एक उच्च न्यायालय और उसके दो खंडपीठ हैं। इसी तरीके से आप जो है देखेंगे तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय है क्या, और ये भारत के किस अनुच्छेद और किस आर्टिकल में है। हम लोगों ने जैसे 124 आर्टिकल 124 में हमने सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ा था। आर्टिकल 124 में हमने सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ा था। किसे पढ़ा था? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को हमने आर्टिकल 124 में पढ़ा था। और अनुच्छेद याद रखने का एक आसान सा तरीका है। अगर हम 124 को पलट कर अगर हम 214 कर दें तो यह हो जाता है राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था। उच्च न्यायालय की व्यवस्था के बारे में बात करेगा। तो इस तरीके से अनुच्छेद अगर आप देखेंगे, ये आर्टिकल देखेंगे तो समझ में आएगा कि आर्टिकल जहां 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है, गठन की बात करता है, वहीं इसी को चेंज कर दें, दो को हम निकाल कर बाहर कर लेते हैं, अर्थात 214, तो राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है की गई है। और इसी से जुड़ा हुआ 125 को देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों के बारे में जो है नियुक्ति के बारे में उनके बात की गई है। तो इसी तरीके से हम 125 और 124, 125 और 214 ऐसे हम याद करने का थोड़ा सा ट्रिक होता है। तो उसको इसके बारे में मैं अलग से अपना जो है वीडियो जारी करेंगे कि अनुच्छेद को कैसे याद करना है। तो चलिए हम देखते हैं सर्वोच्च उच्च न्यायालय की आज बात कर रहे हैं। तो उच्च न्यायालय में जो है उच्च न्यायालय का आर्टिकल 124 उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। उच्च न्यायालय की व्यवस्था क्या होगी? की जाएगी। अर्थात प्रत्येक राज्यों का एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिनके जो है राज्यों में न्यायिक कार्य प्रदान करने के लिए एक से अधिक उच्च न्यायालय एक राज्यों के एक ही राज्य में अधिक जो है राज्यों के क्षेत्र प्रभार का संचालन एक ही राज्य का उच्च न्यायालय करता है। जैसे आप ले लीजिए, हम देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का जो सबसे पहले व्यू आता है वह आता है उच्च न्यायालय अधिनियम 1961। उच्च न्यायालय अधिनियम संशोधन अधिनियम 1961 के अंतर्गत तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है उच्च न्यायालय अधिनियम 1961 के अंतर्गत की जाती है। और सबसे पहले यह उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया जाता है? तो सबसे पहले यह उच्च न्यायालय किया जाता है कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहा जाता है। कोलकाता, मुंबई और मद्रास में यहाँ जो है सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। और ये चीज पूछा गया है और ये चीज जो है आपको याद रखना है कि उच्च न्यायालय अधिनियम जो है 1961 के अधिनियम के अंतर्गत 1962 में किया गया था। कब किया गया था? इन न्यायालयों की स्थापना 1962 में की गई थी। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात आए तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है उसकी स्थापना 1966 में की गई थी। 1966 में की गई थी। तो यह चीज जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1966 में। ये चीज ऐसी चीज टर्म्स को याद रखना है।
तो प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा और यह उच्च न्यायालय जो है अपने प्राधिकार क्षेत्र में एक से अधिक जो है प्राधिकार राज्यों का क्षेत्र को इसका अधिकार प्रदान किया जा सकता है। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से उच्च न्यायालय हैं जो अलग अलग राज्यों के उच्च न्यायालय की। और ये थोड़ा सा जान लें कि इससे पहले क्या होता था, जब ये इसकी व्यवस्था नहीं की गई थी, 1961 का जो है उच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम नहीं आया था, तो जो है आप देखेंगे कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम को ही, कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम है उसी को उच्च न्यायालय का जो है प्राधिकार प्राप्त था और वहीं पर जो है उच्च न्यायालय संबंधी जो व्यवस्था की गई थी वहीं पर की गई थी। तो चलिए इसी वहीं से जो है निकला, कहां से, फोर्ट विलियम से, और उच्च न्यायालय अधिनियम 1961 के अंतर्गत भारत के 3 राज्यों में इसकी व्यवस्था कर दी गई। अब देखेंगे कि प्रत्येक राज्य के एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, लेकिन इनके प्रतिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में हैं। जिस तरीके से आप देखेंगे कोलकाता का जो है वह अंडमान निकोबार कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है, अब थोड़ा सा यही हम देख लें, जो कोलकाता उच्च न्यायालय है वह कहाँ कहाँ का उसका प्राधिकार है, या जो है पश्चिम बंगाल का भी उच्च न्यायालय है, पश्चिम बंगाल का भी उच्च न्यायालय है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का भी क्या है, उच्च न्यायालय है। और इसी तरीके से मुंबई का उच्च न्यायालय देख लें, मुंबई उच्च न्यायालय देख लेते हैं, तो यह जो है महाराष्ट्र का भी है, पूरे महाराष्ट्र का भी है, गोवा का भी है, और दमन और दीव का भी है। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जब मद्रास का उच्च न्यायालय देखेंगे तो मद्रास के उच्च न्यायालय में किसे किसे जो है कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो तमिलनाडु और पांडुचेरी। तो इस तरीके से एक राज्य में अगर उच्च न्यायालय है तो अपने से अधिक उच्च न्यायालय को, अपने से अधिक राज्य के मतलब अपने से हट के एक और राज्य के न्यायिक प्रभार को जो है, न्यायिक कार्यभार को जो है करने का उसको प्राधिकार प्रदान किया गया है। तो अब जो है हमने देखा उपबंध आर्टिकल 124 में प्रत्येक राज्यों का उच्च न्यायालय होगा और प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय के साथ साथ उसे अदर राज्यों का जो है कार्यभार भी सौंपा जा सकता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि गठन कैसे होता है। गठन इसमें जो है मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायाधीश उसकी सहायता प्रदान करने के लिए एक मुख्य न्यायाधीश होता है, प्लस अन्य न्यायाधीश होते हैं, और कार्यकारिणी या अपर न्यायाधीश की भी व्यवस्था की जाती है। अब हम ये चीज जानेंगे कि जो है मुख्य न्यायाधीश क्या होता है। मुख्य न्यायाधीश तो मुख्य न्यायाधीश होता है, लेकिन जो है उसकी सहायता प्रदान करने के लिए अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। और कार्यकारिणी न्यायाधीश किस प्रकार के न्यायाधीश होते हैं। कार्यकारिणी न्यायाधीश ऐसे होते हैं, या जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समर्थन के परामर्श के हिसाब से अगर सरकारी न्यायिक कार्य में मान लीजिए विलंब हो रहा है, तो उसको जो है सही और सुनिश्चित समय पर न्याय प्रदान करने के लिए जो न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो गए हैं उन न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को इसके मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा न्यायिक कार्य प्रदान करने हेतु नियुक्त की जाती है। तो ये हो गए हमारे कार्यकारिणी न्यायाधीश। और इनकी जो आयु होती है, इनका जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल केवल 2 वर्षों का होता है। इनका कार्यकाल केवल 2 वर्षों का होता है। 2 वर्ष से अधिक ये अपने पद पर नहीं बने रह सकते। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, और ये 2 वर्षों का कार्यकाल है, या जो है इन 2 वर्षों के काल में जो बकाया जो न्यायिक कार्य होते हैं उनका ये क्या करते हैं, निपटारा करते हैं। इसीलिए इनको रखा जाता है और रखे जाने का यही प्रावधान है। और हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि
न्यायाधीशों की जो है आयु क्या हो सकती है, न्यायाधीशों की आयु क्या हो सकती है। तो जो हमने देखा था, सर्वोच्च न्यायालय ने देखा था, जब हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे थे तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की आयु क्या थी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की आयु, सेवन विमुक्त होने की उनकी जो आयु थी वह थी 65 वर्ष। और यह जो है संविधान संशोधन अधिनियम हमने बताया था कि 114 के अंतर्गत उनकी आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई थी, ये चीज जान ले। और हमारे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनकी एज जो है 62 वर्ष रखी गई है। 62 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रहते हैं और यह जो है आर्टिकल 224 में आता है। और एक चीज जान ले कि नियुक्ति में राष्ट्रपति का परामर्श लेना, आर्टिकल 224 का में नियुक्ति में जो है राष्ट्रपति का परामर्श लेने का अधिकार हमने यहां जाना कि इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और जो इनकी नियुक्ति है कार्यकारिणी न्यायाधीश की 2 वर्षों के लिए न्यायिक कार्य प्रदान करने के लिए, उसमें जो है सुचारू रूप से उसको चलाने के लिए जो न्याय देने में जो थोड़ा सा पिछड़ गए हैं और बहुत ज्यादा बोझ हो जाता है, बहुत ज्यादा कार्यभार रहता है, तो जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहते हैं उनको जो है कार्यकारिणी न्यायाधीश के रूप में 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। और इनकी भी नियुक्ति जो है कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन इसमें जो है परामर्श किसका लिया जाता है, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका परामर्श लिया जाता है। लेकिन यहाँ नियुक्ति में आप देखिए, नियुक्ति में राष्ट्रपति का परामर्श लेने का अधिकार, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति कर रहा है तो उसमें किस किस से जो है वह सलाह ले सकता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से ले सकता है। किससे ले सकता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श ले सकता है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ राज्यों के राज्यपाल से भी परामर्श ले सकता है, राज्यों के राज्यपाल से भी परामर्श ले सकता है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, इनसे तो कंपलसरी है, यह लेता है, लेकिन ये अतिरिक्त ऐसे भी हैं जिनसे वह परामर्श ले सकता है। और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश से भी यह क्या करता है, परामर्श ले सकता है, किसको नियुक्त करने के लिए, न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की नियुक्त करने के लिए। अब न्यायाधीश जो नियुक्त किए जाते हैं उनकी योग्यताओं के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। हमने इतना जान लिया, अब देखेंगे कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं, तो उनकी योग्यताओं के बारे में बात करेंगे। तो योग्यताओं में सबसे पहले हम जान लें कि उसे क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, कानून का ज्ञाता होना चाहिए, कानून का जो है सरकार की नजरों में कानून का विधि वेत्ता होना चाहिए, अच्छा जानकार होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। और भारत का नागरिक हो और 62 वर्ष की आयु से अनाधिक ना हो, 62 वर्ष की आयु से अनाधिक का मतलब अधिक नहीं होगा, 62 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगा। और भारत के राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किए हो, भारत के राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किए हो, अर्थात 10 वर्ष तक वह जो है भारत के किसी राज्य क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालय में या उसने जो है 10 वर्ष तक न्यायिक कार्य प्रदान किया हो, या उसके बाद 2 से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत किया हो। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है,
ऐसा व्यक्ति जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य होता है। अब हम थोड़ा सा जानेंगे, इसको मिटाते हैं क्योंकि हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा। हम थोड़ा अब जानेंगे वेतन और भत्ते के बारे में जानेंगे कि इन्हें कितने वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। यहाँ देखिए, तो अब हम इनके वेतन और भत्ते के बारे में चर्चा करेंगे कि इन्हें कितना वेतन और भत्ता दिया जाता है। तो सांसद जो है, सबसे पहले तो यह जान लें, जो इन्हें वेतन भत्ता दिया जाता है वह सांसद के भारत के संचित निधि से दिया जाता है। कहां से दिया जाता है? संचित निधि से। भारत के संचित निधि से दिया जाता है। इन्हें वेतन जो कहां से दिया जाता है? भारत के संचित निधि से दिया जाता है। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे कि नियुक्ति के बाद वेतन में सबसे पहले जान ले सांसद विधि द्वारा, और एक चीज जान ले, जो सांसद विधि द्वारा निर्धारित की जाए वही वेतन दिया जाता है। और इनके कार्यकाल में वेतन और भत्ते में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किसी तरीके का अलाभकारी जो इनके हित में ना हो। अलाभकारी, ये जान ले, थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, अलाभकारी, कोई भी अलाभकारी जो इन्हें नुकसान पहुंचा सके, ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और ये चीज, इतना चीज जानने के बाद ये जान लीजिए कि इन्हें जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 वेतन दिया जाता है पर मंथ। 2,50,000 वेतन पर मंथ दिया जाता है, प्रति मंथ। और जो अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं, उन्हें जो है 2,25,000 पर मंथ वेतन दिए जाते हैं। बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा पद नहीं पाना चाहेगा जहां पर 2 और 2.5 लाख पर मंथ सैलरी हो। चलिए हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि वेतन तो हम जान लिए कि भारत के संचित निधि से दिया जाएगा और सांसद जो है विधि द्वारा निर्धारित किए वो वेतन दिया जाएगा। इसके कार्यकाल के समय में इसके वेतन में अलाभकारी परिवर्तन जो इसके हित में ना हो वो नहीं किया जाएगा। और फिर इसके अलावा जो है भत्ते की बात की गई है, तो इन्हें भत्ता कैसे दिया जाता है? इन्हें जो है मासिक भत्ता दिया जाता है, किराया भत्ता दिया जाता है रहने के लिए, फ्री आवास होता है, और यात्रा भत्ता दिया जाता है। यात्रा भत्ता के अलावा स्टाफ कार दिया जाता है, और इन्हें जो है मनोरंजन भत्ता दिया जाता है। मनोरंजन भत्ता यानी कि सारे जो है व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाओं से भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्यों के जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो सारी व्यवस्थाओं से जो है उनको जो है सारी व्यवस्थाएं प्रदान की जाती हैं। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा देखेंगे कि जो इतने पद ले रहे हैं, इतने मतलब इनको इतनी व्यवस्था दी जा रही है, इतना हर चीज किया जा रहा है, तो ये जो है इनके कार्य क्या हो सकते हैं, इनके जो है क्या कार्य करते हैं, इनकी शक्तियां क्या हो सकती हैं, तब इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। अब हम देखेंगे कार्यकाल के बारे में। इनके जान लिए कि 65 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 65 वर्ष के पहले जो है नहीं ये जो है हटाए जा सकते। तो अब इनके पद त्याग की बात, पद त्याग, ये अपने पद त्याग को किस तरीके से पद त्याग कर सकते हैं? तो पद त्याग करने का एक आसान सा तरीका है कि यह जो है लिखित संबोधित हस्ताक्षर द्वारा राष्ट्रपति को अपना क्या करते हैं? त्याग पत्र देते हैं। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। और इसके अलावा इन्हें किस तरीके से हटाया जा सकता है
महाभियोग द्वारा, महाभियोग द्वारा। हमने जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा था, तो उसमें महाभियोग की जो कहानी थी उसको थोड़ा सा हमने जाना था। तो ये हमारी पिछली वीडियो में महाभियोग के बारे में ऐड है कि किस संविधान वेत्ता ने जो है इसको जो है महाभियोग का दर्जा प्रदान किया। तो चलिए अब हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलते हुए देखते हैं कि इनको जो महाभियोग लगाया जा सकता है, साबित कदाचार, साबित कदाचार, इनके ऊपर साबित कदाचार लगाया जा सकता है, या तो असमर्थता। असमर्थता, असमर्थता कैसे होगी? किसी भी न्यायिक कार्य को ये करने में जो है, कोई भी ऐसा न्याय है जिसे देने में ये असमर्थ रहे हैं, तो इनके ऊपर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। और साबित कदाचार, किसी कदाचार में अर्थात जो संविधान के अंतर्गत ना हो वैसे कार्यों में लिप्त होने पर साबित कदाचार साबित होगा, तो उसमें ऐसे दो सिचुएशन में इनके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग लगाने के लिए क्या है, या जो है जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि न्यायपालिका को जो है कार्यपालिका से पृथक किया गया है, तो इसमें जो है विधायिका को प्रावधान है कि उन पर महाभियोग लगा सकता है। तो महाभियोग लगाने के लिए सांसद के उपस्थित सदस्यों के, सांसद के उपस्थित सदस्यों के मत देने वाले सदस्यों के, उसमें जो उपस्थित है उसमें जो मत देने वाले सदस्य हैं, 2/3, 2/3 मत से पारित किया जाता है। और इसके बाद जो है राष्ट्रपति इस पर अपना सिग्नेचर कर देते हैं, तो ये क्या होते हैं, पद विमुक्त हो जाते हैं। तो इन्हें इस माध्यम से भी हटाया जा सकता है। और एक तो उसका ऑप्शन खुद का है कि वह जो है राष्ट्रपति को जो है संबोधित करके हस्ताक्षर लिखित हस्ताक्षर के साथ जो है त्याग पत्र दे सकता है। अब हम देखेंगे कि उच्च न्यायालय की शक्तियां एवं उनके अधिकार क्या हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। पद त्याग के बारे में जानेंगे कि उच्च न्यायालय की शक्तियां एवं अधिकार, क्या शक्तियां हैं और इनको क्या अधिकार दिए गए हैं। शक्तियां और अधिकार किसके? उच्च न्यायालय की शक्तियां एवं अधिकार के बारे में जानेंगे। तो इन्हें जो है शक्तियां और अधिकार के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले इनको हम देखेंगे कि न्यायिक शक्तियां, इनकी हम जो है न्यायिक शक्तियां देखेंगे। न्यायिक शक्तियां जो इनकी हैं वह जो है न्यायिक शक्तियां जो है प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार और अपीली क्षेत्र अधिकार। न्यायिक शक्तियों में इनके पहले आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, और इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बाद आता है अपीली क्षेत्राधिकार। ये थोड़ा समझना पड़ेगा। अपीली क्षेत्राधिकार, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जहां इनको प्रदान है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में देखेंगे कि मौलिक अधिकार जो हैं, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार जो हैं, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जो है इनको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दिया गया है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु अपना जो है इसमें जो है क्या किया जा सकता है, अपील की जा सकती है। और इन्हें जो है रिट जारी करने का, जहां सर्वोच्च न्यायालय में था वहां भी इनको भी रिट जारी करने का क्या है, मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट में इन्हें जो है मौलिक अधिकारों को लागू कराने में या उसका जो है पालन कराने में इनको रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। किसको? उच्च न्यायालय को। और ये रिट किस प्रकार के हैं, जैसे हमने बताया था कि एमपी एमएचपी सीक्यू, तो हमने बताया था। तो ये किस प्रकार के हैं? मैंडमस
वही वाला मैंडमस, हैबियस कार्पस, प्रोहिबिजन, सेरिटन, क्यू वारंटो, यही वाला है। और इसका जो हमने पिछली वीडियो में जो है डिस्क्रिप्टिव बता दिया है, तो इसको पिछला वीडियो देखेंगे तो अधिकार परीक्षा क्या है ये पता चल जाएगा, हैबियस कार्पस क्या है ये पता चल जाएगा, और प्रतिदेश क्या है ये सब पता चल जाएगा। तो उसमें हमने पिछली वीडियो में अपने पढ़ा है। तो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार यही होंगे, और ये अधिकार जो है उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। अब हम चलते हैं अपीली अधिकार पे। अपीली अधिकार के बारे में जानेंगे कि इनको अपीली अधिकार क्या क्या प्रदान है। तो अपीली अधिकार में देखेंगे तो अपीली अधिकार में इनके जो आते हैं वह आते हैं दीवानी, फौजदारी। और एक चीज ये जान लें, इसमें जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, इसमें रिट के अलावा, मौलिक कर्तव्यों के अलावा, जैसे हमने जो है रिट के बारे में कहा, तो इनको रिट जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु इन्हें जो है रिट जारी करने का अधिकार है। ये रिट ला सकते हैं, रिट जारी करके इनकी रक्षा करते हैं। और उसके बाद जो है हमने देखा कि रिट जारी करने के बाद इनको जो है मौलिक अधिकारों के अलावा, प्रारंभिक क्षेत्रों के अलावा, इसमें विवाह संबंधी मामले जिसमें विवाद हो या मतलब उनको अधिकार प्रदान करना हो, और तलाक संबंधी मामलों में डायरेक्ट ले जाया जा सकता है, तलाक संबंधी मामले। और कंपनी से संबंधित मामले, किसी कंपनी में कोई जो है अधिकार क्षेत्र है और उसके अंतर्गत किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, या किसी के वेतन और जो है कर्मचारियों के कोई जो है मुद्दे हैं, तो उनको जो है डायरेक्ट जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। लेकिन जो अपीली क्षेत्राधिकार है, अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या आता है ये थोड़ा सा देखेंगे। तो अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है दीवानी, फौजदारी और राजस्व मामले। यह मामला पहले जो है उच्च न्यायालय नहीं देखता था, लेकिन संवैधानिक संशोधन के अनुसार इसमें जो है संविधान संशोधन करके इसको यह अधिकार प्रदान कर दिया गया कि अब जो है राजस्व संबंधी मामले भी उच्च न्यायालय में देखे जाते हैं। तो दीवानी और फौजदारी में अपीली क्षेत्राधिकारी से क्या है कि अगर कोई जो है अधीनस्थ न्यायालय जो है सत्र न्यायालय, जो राज्यों के जो जिलों के सत्र न्यायालय होते हैं, उनके द्वारा, उनके न्यायाधीशों के द्वारा अगर किसी प्रकार की सजा सुनाई जाती है, किसमें दीवानी या फौजदारी में, तो उसमें या राजस्व का कोई मामला हो, तो उसमें जो है या अपने जो है उस न्यायालय को उस न्याय को जो है, उस निर्णय को जो है चुनौती दे सकते हैं। कहाँ अपील कर सकते हैं? उच्च न्यायालय में। तो इन मामलों में इन्हें जो है अपील करने का अधिकार जो है उच्च न्यायालय के पास है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि प्रशासन संबंधी शक्तियां, इनकी जो कुछ प्रशासन संबंधी शक्तियां हैं उनके बारे में जानेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा और जान लें कि इनके जो लेख जारी करने के अधिकार हैं, लेख जारी, ये हम पहले में पढ़ रहे हैं, जो न्यायिक शक्तियां इनको दी गई हैं। न्यायिक शक्तियों में हमने पढ़ा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार। अब इसी में जो है अपीली क्षेत्राधिकार के बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि लेख जारी करने का अधिकार, इन्हें क्या लेख जारी करने का अधिकार है? लेख जारी करने का अधिकार किसको? उच्च न्यायालय को। तो उच्च न्यायालय को लेख जारी करने का अधिकार दिया गया है। और यह जो है आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल 266 में इन्हें जो है, आर्टिकल 226 में इन्हें जो है लेख जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो ये लेख किस पर जारी करते हैं? मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आदेश निर्देश दे सकते हैं, या जो है मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आदेश भी दे सकते हैं और निर्देश भी दे सकते हैं। निर्देश मतलब गाइडलाइंस भी दे सकते हैं, अर्थात सुझा सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों को सुझा सकते हैं या अपने ही क्षेत्राधिकार में सुझा सकते हैं कि किस तरीके से मौलिक अधिकारों को लागू किया जाए। और उसके बाद लेख जारी करने के अलावे जो है इनके जो है न्यायिक शक्तियों में क्या है? अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य,
तो इन्हें जो है अभिलेख जारी करने का भी अधिकार है। ये किसी प्रकार का अभिलेख जो न्यायिक अभिलेख हो उसे जारी कर सकते हैं, और वो अभिलेख जो है उस पर जो है अभिलेख पर कार्यवाही कर सकते हैं। कार्यवाही और निर्णय लेने का अधिकार है। यह अभिलेख किसके रूप में जारी करते हैं? यह अभिलेख इस तरीके से होता है कि जैसे मान लीजिए कोई निर्णय ऐसा है जो बहुत पेचीदा है, उस पर जो उच्च न्यायालय जो है ने निर्णय लिया है, उसको जो है वह जो है क्या कर सकता है, एक अभिलेख के रूप में जारी कर सकता है, और जो है इस अभिलेख के माध्यम से ही जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे वह जो है उस पर कार्य करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे उच्च न्यायालय में मुकदमों का हस्तांतरण जो है किया जा सकता है। उच्च न्यायालय में क्या किया जा सकता है? मुकदमों का हस्तांतरण। इनको जो है जो ऐसे मुकदमे हैं जिनका निपटारा हुआ है, या जिन्हें मतलब सत्र न्यायालय ने जो है उसमें निर्णय दे दिया है, तो उसमें चुनौती किया जा सकता है उच्च न्यायालय में। तो इसके अलावा जो है मुकदमों का हस्तांतरण, ये जो है यहाँ पर अनुच्छेद 288 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को यह जो है अधिकार है कि वह जो है किसी भी सत्र न्यायालय में दीवानी, फौजदारी या राजस्व के मामले में कोई भी निर्णय है, तो अगर अपील करता है, वादी प्रतिवादी अगर अपील करता है, तो उसे क्या करेंगे? इसको अधिकार है कि यह किसी न्यायालय में, किसी अधीनस्थ न्यायालय में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। अर्थात अगर किसी को यह आभास हो रहा है कि यहाँ जो न्याय हमारे साथ हुआ वह जो है अनुचित न्याय हुआ, तो वो अपने न्याय को जो है चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में आ सकता है, और उच्च न्यायालय से उस क्षेत्र से, उस जिले से किसी दूसरे अदर जिले में जो है उसे ट्रांसफर करने का अधिकार प्राप्त है। अब हम देखेंगे प्रशासन संबंधी शक्तियां। पहला टर्म हमने देख लिया न्यायिक शक्तियां। अब दूसरा जो टर्म हम देखेंगे प्रशासन संबंधी शक्तियां। दूसरा टर्म इसका होगा प्रशासन संबंधी शक्तियां। अब देखेंगे कि इन्हें प्रशासन संबंधी क्या शक्तियां प्राप्त हैं। तो इन्हें प्रशासन संबंधी शक्तियां जो है अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदोन्नति तथा छुट्टियां, जो इन्हें प्रशासन करने का अधिकार है। तो ये अधीनस्थ न्यायालयों में, समझ लीजिएगा, अधीनस्थ न्यायालयों में क्या कर सकते हैं? अधीनस्थ न्यायालयों में अपने क्या कर सकते हैं? नियुक्ति कर सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति का भी प्रावधान है, किसी को नियुक्ति कर सकते हैं, पदोन्नति कर सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में पदोन्नति भी कर सकते हैं, इनको पावर है। और यह छुट्टियां जो होती हैं, न्यायालयों की जो छुट्टियां होती हैं, उनमें घटंत या जो है बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्योंकि इनके प्राधिकार क्षेत्र में आता है। अब देखिए मुकदमे को अधीनस्थ न्यायालयों में स्थानांतरण करना। मुकदमे जो होते हैं, मुकदमे को अधीनस्थ न्यायालयों में स्थानांतरण भी कर सकते हैं। अर्थात कोई मुकदमा है और एक न्यायालय में चल रहा है, अगर कोई व्यक्ति अपील करता है कि इस न्यायालय में मुझे जो न्याय मिला है उस न्यायालय को चुनौती देना है, या वहाँ कार्यभार ज्यादा है, किसी भी मतलब व्यू से अगर उसे ऐसा लगता है कि इस मुकदमे को ट्रांसफर करना चाहिए या कोई चाहता है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है? इसको प्राधिकार है कि या जो है एक जिले से दूसरे जिले में जो है उस मामले को क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है, या एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि मुंबई उच्च न्यायालय का फैसला है, तो अब वहाँ मुख्य न्यायाधीश जो है अगर चाहे तो वह जो है उसको जो है उसी राज्य में जो और सारे न्यायालय हैं वहां पर जो है उसे ट्रांसफर कर सकता है कि यहाँ पर इसके लिए इस पे जो है पुनर्विचार करने के लिए जो है ट्रांसफर करके जो है आदेश जारी कर सकता है। तो चलिए हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति और जो है उनकी जो है और इनका जो क्या कार्य होता है वह है
अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति, उनके कार्य किस तरीके से, उनकी कार्य पद्धति किस तरीके से होनी चाहिए, किस तरीके से कार्य काम काज होना चाहिए, उस पर निर्णय ले सकते हैं। कार्य पद्धति पर और जो है रिकॉर्ड और रजिस्टर पर नियंत्रण होता है इनका, और हिसाब इत्यादि, हिसाब भी है इसमें, लेखा जोखा मतलब हिसाब भी लेने का जो है इनको क्या है, प्रशासनिक संबंधी अधिकारों में इनको अधिकार प्राप्त है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि इन्हें जो है रखने के लिए, इनको जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कर सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं। और जो अगला है अधीनस्थ न्यायालयों में जो क्लर्क होते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों के क्लर्क, अन्य कर्मचारी और वकीलों आदि, जो सरकारी वकील होते हैं, वकीलों आदि और जो वकील होते हैं, वकीलों आदि को जो है ये गाइडलाइन जारी कर सकते हैं या इनको जो है निर्धारित कर सकते हैं। अगर किसी वकील को सरकारी वकील बनाना है तो यह इनके जो है प्राधिकार क्षेत्र में आता है। चलिए अब हम देखेंगे कि इसके अलावा जो है देखेंगे प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने कर्मचारी वृंद का जो है नियंत्रण रखता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने कर्मचारी वृंद पर नियंत्रण रखता है और अपने ही कर्मचारी लोगों पर नियंत्रण रखना इनके जो है कार्य पद्धति में आता है। तो हमने इनके शक्तियां जान ली, इनके कार्य जान लिए और प्रशासनिक कार्य जान लिए, इनके प्रशासनिक कार्य क्या हैं, न्यायिक कार्य क्या हैं, ये सब जान लिए। तो उच्च न्यायालय को हम लोगों ने लगभग जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं हमने उसको कवर कर लिया है। अब हम इसके आगे जो चर्चा करेंगे अपना अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अधीनस्थ न्यायालय की प्रकृति क्या होती है राज्यों में, उसके बारे में चर्चा करेंगे और हम अब मिलेंगे अपनी क्लास में। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करिए। थैंक यू।